हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं से नयन गुप्ता और आज हम क्या बात करेंगे। आज हम जानेंगे हाउ टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये तो टर्म्स सुने सुने से हैं। ये वो दो टर्म्स हैं जो आप कभी भी किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खोल लीजिए, आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे तो आपको ये दोनों टर्म्स आराम से देखने के लिए मिल जाएंगे। और हम एक्चुअली कंपनी में सबसे ज्यादा यही देखते हैं कि कंपनी ने कमाया क्या, कितना कमाया। तो अभी तक हम देख चुके थे कि प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़े टर्म्स क्या हैं, उनके मतलब क्या हैं। आज हम देख लेंगे हाउ टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सबसे पहले ये दिखाते हैं कि ये एक स्क्रीनशॉट है मनी कंट्रोल का। आप जब देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है तो आपको ये मिल जाएगा कि सेल्स है, अदर इनकम है, टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर, ईबीआईटी, इंटरेस्ट, टैक्स, नेट प्रॉफिट, ये सब आपको दिख जाएगा। किसी भी, ये तो अभी फिलहाल मनी कंट्रोल पे है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो आपको ये सब कुछ उसमें देखने मिल गया। आपको देखने मिल गया सेल्स, अदर इनकम, टोटल इनकम। अब हम ये जानेंगे कि ये सब का रेलेवेंस क्या है, ये सब कैसे कैलकुलेट होगा। अभी तक हमने सिर्फ टर्म्स, अलग अलग टर्म्स के मतलब पढ़े हैं। अब ये टर्म्स जब साथ में एक शीट में आएंगे तो आपको इससे क्या समझना है, क्या एनालाइज करना है, हम ये देखेंगे। तो एक बार देख लेते हैं पूरे इस आगे आने वाले 15-20 मिनट के वीडियो में हम क्या देखेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आइटम्स होते हैं, फिर हम जानेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के आगे लिखा है पैट। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस मतलब पैट कैसे निकलेगा, कैसे कैलकुलेट होगा। और हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसे हम कहते हैं ईबीआईटी, माने अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये सब कैसे कैलकुलेट होगा। तो हमने देख लिया कि हम आगे वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते क्यों हैं, जरूरत क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की? वो इसीलिए जरूरत है कि हर अकाउंटिंग ईयर के एंड पे आपको ये तो पता होना चाहिए कि कंपनी ने कमाया क्या, गवाया क्या, एक्सपेंसेस क्या क्या हुए, खर्चे क्या क्या हुए उस रेवेन्यू को कमाने के लिए। फिर हम ये देखना जरूरी है हमें कि एसेट्स कौन से नए आए, पुराने कितने बचे, लायबिलिटीज कौन सी नई आई, पुरानी कितनी रखी हैं। तो इन सब का लेखा जोखा बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक्चुअली ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें पता पड़ जाती है P&L। हम प्रॉफिट एंड लॉस को इन शॉर्ट बोलते हैं P&L। प्रॉफिट का P, लॉस का L, दैट इज P&L या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल पोजीशन पता पड़ती है बैलेंस शीट से। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता पड़ जाता है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और फाइनेंशियल पोजीशन का पता पड़ता है हमें अपनी बैलेंस शीट से। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ही दो पार्ट होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर मैं कभी भी अपने वीडियोस में टर्म यूज करूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनका मतलब होता है बोथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। उनका मतलब होता है दोनों, बैलेंस शीट भी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी। ये दोनों होते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब दोनों, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। काफी जगह आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना दिख के आपको दिखेगा इनकम स्टेटमेंट, और बैलेंस शीट की जगह आपको दिख सकता है पोजीशन स्टेटमेंट। आजकल हम बैलेंस शीट को बुलाते हैं पोजीशन स्टेटमेंट, क्योंकि वो दर्शाता है किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन। अब हमने ये पढ़ लिया कि भाई ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम प्रिपेयर क्यों करते हैं और हम प्रिपेयर क्या क्या करते हैं। हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम बनाते हैं बैलेंस शीट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ही जरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं या इनकम स्टेटमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मेन उद्देश्य है टू असर्टेन द रिजल्ट
फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस का मेन ऑपरेशंस है, जो उसका काम है बिजनेस का, उससे क्या क्या अर्निंग्स हुई, उसका क्या नतीजा निकला, क्या रिजल्ट निकला, वो होता है इसलिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम कहेंगे इनकम स्टेटमेंट भी। अब एक्चुअली ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस क्या होते हैं? ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस होते हैं ये 3 एक्चुअली, मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग एंड सेलिंग। अब इनका मतलब हम पढ़ चुके थे, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर कोई भी एंटिटी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी मतलब वो एंटिटी रॉ मटेरियल्स से फिनिश्ड गुड्स तैयार करती है। कोई भी ऐसी एंटिटी जो कि रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स तैयार करती है, उसे हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। और जो एंटिटी फिनिश्ड गुड्स ही परचेज करके उसे सेल कर देती है, उसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग एंटिटी। जिसका बेसिक ऑपरेशन परचेजिंग एंड सेलिंग है, उसे हम कहेंगे ट्रेडिंग एंटिटी। हमारे पास आ गई 2 टाइप की एंटिटीज, एक हो गई मैन्युफैक्चरिंग, एक हो गई ट्रेडिंग। हमें एक्चुअली ये जानना जरूरी क्यों है कि हमारी कंपनी का बेसिक ऑपरेशन है क्या? वो जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके स्टॉक में आपके और भी ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं और बहुत सारे आइटम्स हैं जिनका फर्क पड़ता है आपकी नेचर ऑफ द एंटिटी से। अगर आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स दिखेंगे, जैसे कि रॉ मटेरियल्स आपको ज्यादा दिखेगा, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा उसका ज्यादा आएगा। बट अगर वही वो ट्रेडिंग कंसर्न है, उसका काम सिर्फ परचेजिंग और सेलिंग है, तो आपको रॉ मटेरियल नहीं दिखेंगे, आपको सिर्फ फिनिश्ड गुड्स के परचेजेस और उनकी सेल दिखेगी। तो ये होते हैं बेसिक ऑपरेशनल एक्टिविटीज, और इन सब का जो रिजल्ट निकलता है वो आ जाता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमें ये क्लियर हो गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं तो हमें ये सब आइटम्स देखने के लिए मिल जाएंगे। हम इनका मतलब अलग अलग पढ़ चुके थे जब हमने पढ़े थे उनके टर्म्स। अभी हमारे पास आ जाएंगे सेल्स, या फिर सेल्स को हम कहेंगे सेल्स रेवेन्यू। कहीं बहुत सारी जगह आपको सेल्स ना दिख के आपको दिखेगा सिर्फ रेवेन्यू, आपको कहीं दिख सकता है सेल्स रेवेन्यू, कहीं आपको सिर्फ रेवेन्यू भी दिखेगा या आपको सिर्फ सेल्स भी दिखाई देगा। फिर आ जाएंगे परचेजेस, चेंजेस इन स्टॉक आ जाएगा आपका चेंजेस इन स्टॉक। चेंजेस इन स्टॉक जहां भी लिखा हो आपको समझना है कि उसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग और ओपनिंग, अब ये क्लोजिंग और ओपनिंग का हम मतलब समझ चुके थे अपने टर्म्स में। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब एट ईयर एंड जो हमारे पास स्टॉक बचा, और ये था एट ईयर बिगिनिंग। तो जो ईयर एंड और ईयर के स्टार्टिंग में हमारे पास स्टॉक था, उसका हम डिफरेंस निकाल के हम ये देखेंगे कि हमारे स्टॉक में क्या क्या चेंजेस आए, वो होगा चेंजेस इन स्टॉक। फिर आ जाएंगे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और अदर इनकम। इनसे इन सबको प्लस माइनस, अभी हम सीखेंगे कि इसको क्या प्लस किसको माइनस करना है। इन सबको प्लस माइनस करके आपको मिल जाएगा आपका नेट प्रॉफिट, और आपको उसी में से मिल जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इन दोनों का डिफरेंस भी आपको पता पड़ जाएगा कुछ ही देर में। अब सीधे सीधे चलते हैं, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं एंटिटी का, ट्रेडिंग एंटिटी का एग्जाम्पल लेते हैं, आसान होगा समझने के लिए भी। यहां हम ले रहे हैं ट्रेडिंग एंटिटी ए, जो कि मोबाइल फोन बेचता और खरीदता और बेचता है। मोबाइल शॉप है ये, इसका काम है मोबाइल हैंडसेट्स खरीदना और बेचना। अब फॉर एग्जाम्पल हम अभी लेके चलते हैं कि परचेजेस, मतलब इस शॉप ने, इस मोबाइल शॉप ए ने एक्चुअली खरीदे
200 phones at ₹100 और ड्यूरिंग द ईयर बेचे 100 फोन्स एट ₹200 ईच। ये हमारे पास डेटा है अभी तक का। खरीदे थे 200 फोन, बेचे 100 फोन। ठीक है, अब हम एक बार फिगर्स डाल लेते हैं कि हमारा फर्स्ट सेल्स का फिगर आ जाएगा कितना। सेल्स का फिगर हमारा आएगा 100 फोन्स इंटू ₹200। ये सब हम बनाएंगे रुपी टर्म्स में, 200 रुपए इंटू 100 फोन्स, दैट इज 20,000। इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हम ऐड करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कहां से आएगा हमारे पास? परचेज हमने किए थे 200 फोन्स, सेल हमने करे 100 फोन, तो ईयर एंड में हमारे बच गए अभी भी 100 फोन्स। और ये बचे हुए क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास बचा 100 फोन्स का, एक्चुअली ये परचेज हुए थे 100 रुपए पे। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हुआ 100 फोन्स इंटू ₹100। 100 फोन्स इंटू ₹100, हमारा बचा क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपए। इसमें से कुछ नहीं, आप बस उठा के माइनस कर दीजिए परचेजेस। परचेजेस हमारी थी 200 फोन्स की, हमने खरीदे थे 100 रुपए पे, दैट इज 20,000 के हमारे हुए थे परचेजेस। अब एक्चुअली आप यहां से सीधा सीधा सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेजेस से एक फिगर निकलेगा। ये हुआ नेगेटिव में क्योंकि हमें माइनस करना है। ये 10,000 का जो रिमेनिंग फिगर है, इसे हम जनरली कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि अभी इसमें से कोई खर्चे माइनस नहीं हुए, तो उसे हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट का टर्म आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्यूरिंग एनालिसिस। ये आपकी एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे कैलकुलेट होता है कि आप सेल्स में से क्लोजिंग स्टॉक ऐड करिए और सिर्फ माइनस कर दीजिए परचेजेस। अभी हमने कुछ भी उसमें से खर्चे माइनस नहीं किए, इसीलिए वो है अपना ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस कोई भी क्वांटिटी ग्रॉस तब होती है जब उसमें से कुछ भी डिडक्शन माइनस नहीं होते। जैसे ही किसी भी ग्रॉस क्वांटिटी में आप कोई भी डिडक्शन माइनस कर देंगे तो वो बन जाएगा नेट। तो आप अगर ग्रॉस में से खर्चे या डिडक्शन माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका कोई भी नेट की क्वांटिटी। ग्रॉस में से डिडक्शन माइनस करिए तब आएगा आपका नेट की क्वांटिटी। अब हम पहुंच चुके हैं यहां ग्रॉस प्रॉफिट तक। 10,000 आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का टर्म। अभी इसमें हम आगे चलते हैं, एग्जाम्पल में हम क्या कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इन रुपी टर्म्स हमारा था 10,000 रुपए। इसमें से हम माइनस कर देंगे अपने खर्चे। भाई अब खर्चे भी तो करने पड़ेंगे। अगर सेल्स करनी है तो खर्चे भी होंगे। हमने मान लीजिए गोडाउन ले लिया या ऑफिस ले लिया तो उसका रेंट, इंश्योरेंस, कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारे खर्चे हमारे मान लीजिए हो गए थे इन गुड्स को बेचने के लिए 5,000 रुपए के। 5,000 रुपए के हो गए हमारे खर्चे। 5,000 के हो गए हमारे खर्चे। तो हमारे पास जो बचेगा वो आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारा आफ्टर डिडक्टिंग ऑल माई एक्सपेंसेस ₹5,000।
अभी के लिए ये हमने स्टोरी बहुत ही सिंप्लीफाई करके अभी हमने समझ लिया कि भाई नेट प्रॉफिट कहाँ से आएगा। जब हम आगे पढ़ेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ से आएगा, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये जो एक्सपेंसेस टर्म जो हमने इतनी आसानी से सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे 5000 के खर्चे, उनमें क्या क्या आता है। तो हम पहले ये देखते हैं कि एक्सपेंसेस में आखिरकार आता क्या क्या है। एक्सपेंसेस में आ जाते हैं दो टाइप के खर्चे। एक्सपेंसेस होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं डायरेक्ट खर्चे, एक होते हैं इनडायरेक्ट खर्चे। जनरली आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब आप एनालाइज करेंगे और आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चों का बाइफिकेशन नहीं मिलेगा। आपको जनरली एक्सपेंसेस शो कर दिए जाएंगे, बट दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि भाई डायरेक्ट खर्चे और इनडायरेक्ट खर्चों में कितना लागत लग गई कंपनी की, ये आपको समझना जरूरी है फॉर बेटर एनालिसिस ऑफ योर स्टेटमेंट्स। अभी डायरेक्ट खर्चे वो होते हैं जो रॉ मटेरियल को हम शॉर्ट में लिखेंगे RM। रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स मतलब वो गुड्स जिसमें हम डील करते हैं, जो हम बना के बेचते हैं। जो फिनिश्ड गुड्स बनने तक और उसे बेचने की पोजीशन में लाने तक, जो उसको बनाने तक और उसको बेचने की पोजीशन में लाने तक जितने भी खर्चे हमने इनकर कर लिए, वो हो गए हमारे डायरेक्ट खर्चे। जैसे कि फ्रेट, अगर हमने लोडिंग ट्रक लिया है और हमने सामान बुलवाया है, अब आप चाहे ट्रेडिंग हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, उस ट्रक में या तो आपका फिनिश्ड बना बनाया सामान हो, या तो आपने रॉ मटेरियल्स मंगवाए हो अपनी फैक्ट्री आउटलेट तक, तो फैक्ट्री तक, तो वो आ जाएंगे फ्रेट इनवर्ड्स। वेजेस, लेबर, वर्कमैन, जो फिनिश गुड्स को बनाने तक आपके पास लेबर काम करती है, उसको उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उनको जो आप सैलरी पे करेंगे, उन्हें हम कहते हैं वेजेस। फैक्ट्री की लाइटिंग आ जाती है डायरेक्ट खर्चों में, क्योंकि वो उस फैक्ट्री में फिनिश्ड गुड्स बनके तैयार होते हैं। फिर आपका कोल, वाटर, फ्यूल एंड योर रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन के लिए अगर आपने कोई रॉयल्टी पे करी, मान लीजिए आपने कोई पेटेंट लिया हुआ है किसी भी कंपनी से, या कोई कॉपीराइट लिया है, आप उस पेटेंट, उस कॉपीराइट या उस डिजाइन का यूज करके अपना फिनिश्ड गुड्स बना रहे हैं और आपने उस पर रॉयल्टी पे करी उसके लिए, तो वो भी आ जाएंगे आपके डायरेक्ट खर्चों में। तो सीधे सीधे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज विच आर कनेक्टेड विद द मैन्युफैक्चर, परचेज ऑफ गुड्स एंड ब्रिंगिंग देम टू द पॉइंट ऑफ सेल। तो ये हो जाते हैं डायरेक्ट खर्चे। अभी हम इनका बाइफिकेशन एक्चुअली कर क्यों रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, वो इसलिए जब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पढ़ेंगे तब आपको वो ज्यादा क्लियर होगा। इनडायरेक्ट खर्चों में जो फिनिश्ड गुड्स बन गए, हमने रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स तैयार कर लिए और अब ये फिनिश्ड गुड्स रेडी हैं बेचने के लिए, तो इन फिनिश्ड गुड्स को फर्दर सेल के लिए जो जो खर्चे हम उठाएंगे, वो उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट खर्चे या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां तक, इस स्टेज तक हमने उठा लिए थे हमारे डायरेक्ट खर्चे, और इसके बाद हम उठाएंगे इनडायरेक्ट खर्चे। इनमें जनरली हमारे आ जाते हैं सेलिंग के एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस। हम कोई ऑफिस खोलते हैं, एडमिन के खर्चे आ जाएंगे हमारे। अगर हम कोई ऑफिस खोलते हैं, कुछ भी करते हैं जो हमारे फिनिश्ड गुड्स के सेल के काम में आएगा, ऐसे सारे खर्चे हमारे आ जाएंगे इनडायरेक्ट खर्चों में। इनडायरेक्ट खर्चे में आ जाता है हमारा सैलरी। वेजेस आए थे डायरेक्ट में क्योंकि वो फैक्ट्री में आए थे और फिनिश्ड गुड्स के तैयार होने से पहले हमने पे किए थे। ये फिनिश्ड गुड्स के बाद हम जिस भी इंसान को सैलरी पे करेंगे उसे हम कहेंगे सैलरी, और वो आ जाएंगे इनडायरेक्ट खर्चों में। फिर कमीशन, मान लीजिए एट द पॉइंट ऑफ सेल हमने किसी और को फॉरवर्ड किया कि भाई आप हमारा प्रोडक्ट और आगे सेल पास ऑन कर दीजिए, हम सेल करने में मदद करिए, तो उसको हम पे करेंगे कमीशन। ऑफिस प्रीमाइसेस की लाइटिंग, नॉट फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री वाज डायरेक्ट खर्चे। ऑफिस प्रीमाइसेस की अगर कोई लाइटिंग है तो वो आ जाएगी इनडायरेक्ट में। इंश्योरेंस, रेंट, लॉस, अगर ऐसा कोई चोरी या फिर आग लगने से आपके लॉस हो जाते हैं तो वो भी आपके आएंगे इनडायरेक्ट खर्चों में। अब ये तीन
अलग से आपको किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और टैक्स। डेप्रिसिएशन हम समझेंगे इन अ सेपरेट वीडियो, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली डेप्रिसिएशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनेंशियल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू, बट एक्चुअली डेप्रिसिएशन आपको जगह जगह देखने के लिए मिलेगा, तो उसका रेलेवेंस क्या है वो हम जान लेंगे एक सेपरेट वीडियो में। एक्चुअली इट इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस ओनली, जो कि बट वो एलोकेशन का एक्सपेंस है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे इंटरेस्ट और टैक्सेस पे। तो हम कहानी अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम एक चीज ये समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बाइफिकेट करके हमने एक्चुअली पाया क्या। हमने अपने सिर्फ सेल्फ एनालिसिस के लिए अगर हम देखना चाहें कि भाई कंपनी कितना परसेंट ऑफ खर्चा मैन्युफैक्चरिंग के लिए उठा रही है, मतलब अपने फिनिश्ड गुड्स को बनाने के लिए उठा रही है, और कितना खर्चा उसे बेचने के लिए उठा रही है। इन दोनों को जब हम बाइफिकेट करेंगे तो हम खुद के एनालिसिस के लिए ही काम कर पाएंगे कि भाई कंपनी बनाने में ज्यादा खर्चा उठा रही है या सिर्फ प्रमोशंस, एडवर्टीजमेंट बेचने में खर्चा ज्यादा उठा रही है। तो ये हमारे सेल्फ एनालिसिस के काम में आएगा टू बाइफिकेट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को समझना और ज्यादा जरूरी क्यों था, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है हमारा इंटरेस्ट और हमारे टैक्सेस। जब हमने प्रीवियस स्लाइड में माइनस करके देखा था, हम आ गए थे नेट प्रॉफिट तक, हमारे खर्चे माइनस करके हमने माइनस कर दिए थे खर्चे, और हम आ चुके थे नेट प्रॉफिट तक। तो हमने उन खर्चों में तब इंटरेस्ट और टैक्सेस भी माइनस करे थे। तो अब इस इंटरेस्ट और टैक्सेस का हमें क्या यूज आता है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने अभी तक पढ़ लिया नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट का एक और छोटा सा पार्ट होता है, वो होता है अदर इनकम। अदर इनकम, अब भाई ये क्या चीज है? इनकम आपकी बेसिकली हो चुकी थी आपके सेल्स के रेवेन्यू से। हमने जब अपनी इनकम ली थी, हमने सबसे पहले लिया था सेल्स का रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू। ये हमारी हुई अपने ऑपरेशंस से इनकम। एक इनकम और भी हो सकती है एक बिजनेस में, ऐसा नहीं है कि आप जस्ट सेल से अपना रेवेन्यू जनरेट करें। देयर आर अदर मीन्स एंड वेज जहां से आप अपना रेवेन्यू बिजनेस का जनरेट कर सकते हैं, बट क्योंकि वो इंसिडेंटल रेवेन्यूज होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि आपके ऑपरेशन से जुड़े हों, आपके रोजमर्रा के कार्यों से जुड़े हों, इसीलिए उन्हें हम ऐड करेंगे एज अदर इनकम। अदर इनकम में आ जाता है आपका इंटरेस्ट इनकम। मान लीजिए आपने बैंक में एफडी कराई है कंपनी के नाम पे, तो वो वाला इंटरेस्ट, या आपके पास सरप्लस अमाउंट है तो आपने किसी और को एज बोरोइंग्स दे दिया, तो आपको मिलेगा इंटरेस्ट, वो हो जाएगी आपकी इंटरेस्ट की इनकम। फिर आ जाएगा आपका डिविडेंड। सरप्लस अमाउंट को हमने किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में लगा दिया, तो जब भी वो दूसरी कंपनी डिविडेंड बांटेगी हमारे इक्विटी शेयर्स पे, तो हमें होगी वो एज डिविडेंड इनकम। रेंट हमने मान लीजिए ऑफिस प्रोमाइसेस किसी को रेंट पे दिया है, तो हमारी रेंटल इनकम हो जाएगी। रॉयल्टीज, जैसे हमने पढ़ा था हम किसी का पेटेंट यूज कर रहे हैं, ऐसे ही मान लीजिए मेरी कंपनी के पास कोई पेटेंट है या कॉपीराइट है, मेरा कोई डिजाइन है जैसे मैंने पेटेंट कराया और कोई और उसे यूज कर रहा है, तो मुझे मिलेगी रॉयल्टी और वो हो जाएगी मेरी रॉयल्टी की इनकम। एंड गेन्स फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स, अगर ऐसे कोई मेरे फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स मतलब फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, व्हीकल, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स जो मेरे कंपनी के लिए एसेट्स हैं, जो मुझे बेनिफिट देते हैं 1 साल से ज्यादा के लिए, अगर मैंने ऐसी चीजों को सेल ऑफ किया है और उससे मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो वो भी आ जाएगा मेरी अदर इनकम में। हमने अभी तक समझ लिया कि भाई डायरेक्ट खर्चे हो गए, इनडायरेक्ट खर्चे हो गए, अदर इनकम हो गई। तो अब हम ये आसानी से समझ पाएंगे कि नेट प्रॉफिट कैसे निकला। हमने सेल्स में हमने ऐड कर दी अदर इनकम,
माइनस कर दिए हमने परचेजेस और माइनस कर दिए हमने अपने एक्सपेंसेस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, विच वाज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो ये आप जो रेड में है उन्हें आप कर देंगे माइनस, जो ये ग्रीन में है हम उन्हें ऐड करेंगे, तो जो हमारा रिमेनिंग फिगर आएगा वो आएगा हमारा नेट प्रॉफिट, हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट। अब हम वही एग्जाम्पल अगर ले, ये हमने एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे, ये हमारी एक मोबाइल शॉप का एग्जाम्पल था। टू कंटिन्यू विद दिस एग्जाम्पल हम इन्हीं फिगर्स को यहाँ पुट करके देख लेते हैं, वापस रीचेक कर लेते हैं। हमारा प्रॉफिट 20,000 की हमारी थी सेल्स, अदर इनकम हमने कुछ लिया नहीं था, हम अभी मान के चल लेते हैं कि हमें 5,000 की एडिशनल इनकम हुई थी। यहाँ सेल्स में हम ऐड करते हैं चेंजेस इन स्टॉक। कभी आपको ये बाइफिकेटेड पार्ट दिखेगा, कहीं कहीं आपको ये नहीं दिखेगा। तो हमारा स्टॉक में चेंजेस आए थे 10,000 के। यहाँ हमने याद कीजिए, हमने क्लोजिंग स्टॉक लिया था, हमने 200 फोन खरीदे थे, 100 बेचे थे, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आया था 100 फोन्स का, खरीदे हमने 100 रुपए में थे, तो आया था हमारा क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपए का। तो कमिंग बैक टू आवर एग्जाम्पल, ये हमारा है सेल्स हो गया 20,000, चेंजेस इन स्टॉक हो गए 10,000। हम इसे 20,000, 10,000 चेंजेस इन स्टॉक, अदर इनकम 5,000। परचेजेस हमारे हो गए थे अगेन 20,000 के, 200 फोन हमने खरीदे थे 100 रुपए के, एक्सपेंसेस हमने ले लिए थे 5,000 के। तो हमारा नेट प्रॉफिट वुड बी अगेन 10,000 रुपीज। ये हुआ हमारा नेट प्रॉफिट। तो ऐसे कैलकुलेट कर लिया हमने नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को कहीं कहीं आप देखेंगे तो लिखा होगा पैट, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। अब इसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आपने खर्चों में माइनस करे थे टैक्सेस भी, इसीलिए इसे कहा जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। अब ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको एक और चीज देखने मिलेगी, एंड दैट इज this term, this basic term which is very useful into your फाइनेंशियल एनालिसिस। वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम कहेंगे EBIT, दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अब भाई ये कैसे कैलकुलेट करना है? ये ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि हम नेट प्रॉफिट हमारा निकला था सारे खर्चे माइनस करने के बाद। हमने सारे खर्चों में सब कुछ माइनस कर दिया था, हमने इंटरेस्ट और टैक्सेस भी माइनस कर दिए थे। तो जब भी आप नेट प्रॉफिट के टर्म में ऐड बैक करेंगे, क्या ऐड बैक करेंगे? इंटरेस्ट और ऐड बैक कर दीजिए टैक्सेस, तो आप आ जाएंगे EBIT या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। आप आ जाएंगे EBIT या ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। कैसे? आप बस प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस या नेट प्रॉफिट में ऐड कर दीजिए अपना इंटरेस्ट और टैक्सेस, आप आ जाएंगे अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर डिफाइन करा जाए, इट इज नथिंग बट आपके जो रोजमर्रा के खर्चे हैं या रोजमर्रा के ऑपरेशंस हैं, उससे जो आपका प्रॉफिट निकला, दैट इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एनी रेवेन्यू विच इज जनरेटेड फ्रॉम योर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जानना जरूरी क्यों है? ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि सबसे पहले ये दोनों टर्म्स देखिए। जो ये टैक्सेस हैं, टैक्सेस क्या कभी बिजनेस के हाथ में होते हैं? टैक्सेस सरकार के हाथ में होते हैं। व्हाट रेट और व्हाट परसेंटेज ऑफ टैक्सेस यू आर पेइंग इज नॉट इन योर हैंड। आपके हाथ में है इनकम कमाना, बट
जो परसेंट डिसाइड होता है वो सरकार का काम होता है, एंड बीइंग अ लॉफुल सिटीजन यू हैव टू अबाइड बाय इट। वो आपके कंट्रोल में नहीं है वेदर यू वांट टू पे टैक्सेस और नॉट। तो ये क्योंकि ये खर्चा कंपनी के कंट्रोल में नहीं होता, तो हम इसे अपने फाइनेंशियल एनालिसिस में से हटा सकते हैं टू एनालाइज आवर थिंग्स बेटर। नेक्स्ट, और क्यों इसको हटाते हैं? क्योंकि मान लीजिए एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। कंपनी ए का प्रॉफिट हुआ 10,000, कंपनी बी का प्रॉफिट हुआ 5,000। तो अब हम यहां देखेंगे कि भैया प्रॉफिट में दोनों के, या हम ले लेते हैं कि अभी हम नेट प्रॉफिट नहीं है, हम ऑपरेटिंग EBIT की बात कर रहे हैं। अभी हमने इसमें से टैक्सेस माइनस नहीं किए हैं। अब हम अगर टैक्सेस माइनस करते हैं तो इसमें से हमने हटा दिए 5,000 रुपए, और लेट्स से 2,000 के यहां हमने टैक्स हटा दिए। तो अब इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 5,000 और 3,000। ऐसे अगर हम पैट में एनालाइज करेंगे तो ज्यादा अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टैक्स ही दोनों का डिफरेंस अमाउंट है। टैक्स इज वेरी डिफरेंट फॉर बोथ द कंपनीज। लेकिन जब हम यहां एनालाइज करने पे आए, हम ये देख सकते हैं कि भैया लागत जो फिनिश गुड्स को बनाने में लगी और जो उसके ऑपरेशंस में लगी वो जस्ट आधी है। यहाँ प्रॉफिट जो कंपनी बी ने बनाया वो जस्ट ए से आधा है। यहाँ टैक्स जब हम माइनस करते हैं उसके बाद ये फिगर्स गड़बड़ा जाते हैं और हम एनालाइज सही से नहीं कर पाते कि टैक्सेस का हमारे प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मदद लेते हैं और ना कि हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के पीछे भागते हैं फॉर आवर एनालिसिस। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट और टैक्सेस ऐड करके निकाल लेंगे अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। टैक्सेस की हमने बात कर ली कि हम ऐड बैक क्यों कर रहे हैं, हम एक बार इंटरेस्ट की भी बात कर लेते हैं। अब इंटरेस्ट पोर्शन इज एक्चुअली व्हाट? इंटरेस्ट पोर्शन इज योर फाइनेंस कॉस्ट। दिस इज योर फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट इज व्हाट? आपने जब जब कंपनी ने बोरोइंग्स करी होंगी टू रेज मनी और टू रेज द कैपिटल, आपको जब जरूरत पड़ी पैसे की, आपने क्या किया, आपने करी बोरोइंग्स, आपने लिया लोन, और उस पे आप करेंगे इंटरेस्ट पे। अब इंटरेस्ट पे करेंगे हर कंपनी अपने अपने बोरोइंग्स के हिसाब से। अब ऐसा होगा, मान लीजिए एक कंपनी के पास बोरोइंग्स है और एक कंपनी के पास नहीं है। जिस कंपनी के पास बोरोइंग्स हुई वो तो इंटरेस्ट पे कर देगा, और जिस कंपनी के पास बोरोइंग्स नहीं है वो इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। अब ऐसे में क्या होगा, जब आप एनालाइज करने बैठेंगे, हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी ए और कंपनी बी है, इन दोनों का EBIT जिसमें से इंटरेस्ट और टैक्स कुछ भी माइनस नहीं हुआ, यहां पे है दोनों का ही 10-10 हजार रुपए है। इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट। अब ए के पास मान लीजिए लोन था तो उसने पे कर दिया 5,000 का इंटरेस्ट, और बी के पास लोन नहीं था तो उसने कुछ भी इंटरेस्ट पे नहीं किया। जब आप अब इसका प्रॉफिट देखेंगे तो यहां सिर्फ 5,000 का प्रॉफिट बचा और यहां पूरा 10,000 का प्रॉफिट बचा। तो अगर आप इस टर्म से, इस फिगर से एनालाइज करेंगे दोनों के प्रॉफिट्स को, तो आपको क्या लगेगा, आपको ये लगेगा कि भाई कंपनी बी इज परफॉर्मिंग बेटर फ्रॉम इट्स ऑपरेशंस, जबकि ऐसा नहीं है। कंपनी ए ने बस इंटरेस्ट कॉस्ट पे की जो उसके हाथ में नहीं थी, उसे फंड्स चाहिए थे, उसने बोरोइंग्स करी थी, इंटरेस्ट पे करना उसे जरूरी था, इसीलिए कंपनी ए का प्रॉफिट दिखने लग गया कम। बट जब आप ऑपरेशंस का रेवेन्यू देखेंगे तो दोनों ही कंपनी एट पार हैं और अपने ऑपरेशन से दोनों ही 10-10 हजार रुपए कमा रही हैं। इसीलिए हम ड्यूरिंग आवर एनालिसिस हम इंटरेस्ट कॉस्ट हटा देते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि ऑपरेशन से एक्चुअली कंपनी ने क्या कमाया। तो ये हम समझ गए कि इंटरेस्ट का इंपैक्ट क्या होता है और टैक्सेस का इंपैक्ट क्या होता है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज प्रॉफिट अर्न थ्रू द नॉर्मल ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑपरेटिंग रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब नॉर्मल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। और नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस होता है ऐसे इनकम्स एंड एक्सपेंसेस जो कि प्योरली फाइनेंशियल नेचर के होते हैं,
वो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंसिडर नहीं करते और नेट प्रॉफिट में करते हैं। इसका मतलब क्या, प्योरली फाइनेंशियल नेचर के खर्चे होते हैं इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इंटरेस्ट एंड टैक्सेस का इंपैक्ट हम नेट प्रॉफिट में लेते हैं क्योंकि हम उसे माइनस कर देते हैं नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम, और इंटरेस्ट और टैक्सेस का इंपैक्ट हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नहीं लेते। तो अब अगर हम फ्लो चार्ट बनाने पे आए, एक अगर फ्लो चार्ट बनाएं, तो सबसे पहले कुछ टाइम हमने बात करी थी ग्रॉस प्रॉफिट की। ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने कोई खर्चे माइनस नहीं करे थे, फिर हमने भैया खर्चे माइनस कर दिए। ग्रॉस प्रॉफिट था सेल्स माइनस परचेजेस, अभी स्टॉक नहीं ऐड करते इसमें, सेल्स माइनस परचेज था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप हटा दीजिए एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस हटाइए, बट अपार्ट फ्रॉम या एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, मतलब आप सारे खर्चे हटाइए, बस इंटरेस्ट और टैक्सेस मत हटाइएगा, तो आपके पास आ जाएगा EBIT या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। EBIT मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। जब खर्चे माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से तो आ जाएगा EBIT। जब आप EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे और टैक्सेस माइनस करेंगे तब आपका आएगा नेट प्रॉफिट, which is nothing but PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस क्यों होता है, क्योंकि हमने इसमें से टैक्सेस का डिडक्शन ले लिया है, हमने टैक्सेस माइनस कर दिए हैं। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट। हमने इसमें से सीखा ग्रॉस प्रॉफिट, फिर सीखा EBIT या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और सबसे कम होता है हमारा नेट प्रॉफिट विच इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। इसके बाद कोई खर्चा माइनस नहीं होता। अब एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं कि जब ये हमारा फर्स्ट जो हमने देखा था रिलायंस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक्चुअल क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसमें जब हम देखेंगे तो हमने देख लिया भैया सेल्स का फिगर देख लिया, सेल्स में हमने ऐड कर दी अदर इनकम, तो आ जाएगी हमारी टोटल इनकम। टोटल इनकम में से माइनस कर दिए सारे खर्चे, टोटल एक्सपेंडिचर, लेकिन इसमें इंटरेस्ट और टैक्सेस नहीं माइनस हुए थे, तो हमारा आया था EBIT। EBIT मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। हमने उसमें से माइनस कर दिया फर्दर इंटरेस्ट, माइनस कर दिए टैक्सेस, बचा हमारा नेट प्रॉफिट विच इज PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। तो हमने देख लिया, हमने सीख लिया कि भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, स्टार्टिंग विद आवर इन हाउस एग्जाम्पल, और हमने एंड करा है अब हमने देख लिया रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो इनकम स्टेटमेंट है, हमने उसे भी खोल के देख लिया कि हम कैसे एनालाइज करेंगे हमारा EBIT और हमारा नेट प्रॉफिट। ये कैसे कैलकुलेट करा हमने आज ये समझ लिया। सो इन द अपकमिंग वीडियोस हम ये देखेंगे कि भाई इस नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट को जब आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाएंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कैसे देखेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वहां कैसे दिखेगा ये, और इसको बेटर एनालाइज करना सीखेंगे। सो आई होप आपका आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू अगेन, बाय बाय।